हाँ भी बच्चों, आज अपने करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का पार्ट 18वां। देखिए, आपको अगर कोई दिक्कत है टॉपिक से संबंधित तो ये नंबर है अभी मेरे हैं 9588236104। आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपके दिक्कत आ रही है टॉपिक में, या कोई चीज़ समझ में अच्छे से नहीं आ रही है, या आप जब वीडियो देखो चैनल पर तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपनों ने परागण की विधियां शुरू की थी, और परागण की विधियों में पहली जो थी परागण की विधियां, पहली जो थी वो थी वायु परागण। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि जिन पौधों में वायु परागण होता है उनके परागकण, जिन पौधों में वायु परागण होता है उनके परागकण छोटे, हल्के व चिकने होते हैं भी, और जो वर्तिकाग्र है उसमें भी कुछ अनुकूलन देखने को मिलते हैं। जैसे जो घास कुल है ना, घास कुल के जो पादप है उनमें जो वर्तिकाग्र है वो पक्षमाभी होती है, ताकि जो उड़ते हुए परागकण है वो आसानी से वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाए, या वर्तिकाग्र उन परागकणों को ट्रैप कर ले, उनको पकड़ ले। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था टाइफा में जो वर्तिकाग्र है वो ब्रुश के समान होती है भी, ब्रुश के समान। इसी प्रकार एक अनुकूलन और था कि जिनमें वायु परागण होता है ना उनमें पुष्प संख्या में अधिक होते हैं, पुष्प संख्या में अधिक होते हैं। ठीक, या इसी बात को अपने से भी लिख सकते हैं, एक ही पुष्पक्रम में अनेक पुष्प मिलते हैं। इस प्रकार तो अपने बात कर रहे हैं परागण की विधियां, और पिछली क्लास में मैंने आपको वायु परागण और जल परागण के बारे में बताया था, और वायु परागण को मैंने यहां पर रिपीट भी किया है। वायु परागण यानी जब परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक वायु के द्वारा होता है, यानी वायु माध्यम का काम करेगी यहां पर परागकणों के स्थानांतरण में। और जिन पौधों में वायु परागण होता है उनके परागकण छोटे, हल्के व चिकने होते हैं। घासकुल जो है, घासकुल के जो सदस्य है उनमें वर्तिकाग्र पक्षमाभी होता है। टाइफा में वर्तिकाग्र ब्रुश के समान होता है। जिनमें वायु परागण होता है उन पौधों पर पुष्प अधिक संख्या में मिलते हैं, या अधिक संख्या में लगते हैं, या एक ही पुष्पक्रम में अनेक पुष्प मिलते हैं। ये सारी बातें वायु परागण की संभावनाओं को बढ़ा देती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं
ये वायु परागण के अनुकूलन है। फिर अपन ने बात की थी जल परागण की। जल परागण नंबर 2 जो था अपना, जल परागण हाइड्रोफिली। ठीक, मैंने आपको यह भी बताया था कि सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता। उदाहरण भी दिए थे, पोटामोजिटोन, निम्फिया। ठीक, ये जो उदाहरण है पोटामोजिटोन, निम्फिया, ये जलीय पादप है, इनमें जल परागण नहीं होता। पोटामोजिटोन में तो वायु परागण होता है और निम्फिया में कीट परागण होता है। इसके अलावा जलकुंभी, नाम सुना होगा आपने, जलकुंभी, वाटर लिली, वाटर लिली, जलकुंभी, वाटर लिली, कमल, ये भी जलीय पादप है लेकिन इनमें जल परागण नहीं होता। ठीक है, तो पोटामोजिटोन हो गया, निम्फिया हो गया, जलकुंभी, वाटर लिली, कमल, ये सारे जलीय पादप है लेकिन इनमें जल परागण नहीं होता। इनमें या तो कीट परागण होता है या वायु परागण होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो जल परागण है वो 2 प्रकार का है भी, अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल और अधिजल परागण, इनके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। आज आपने करेंगे कीट परागण। नंबर 3 जो है वो है कीट परागण। एंटेमोफिली। देखिए, जब परागण की प्रक्रिया कीटों के माध्यम से होती है तो इसे कीट परागण कहते हैं। यानी यहां पर क्या होगा, जो परागकण है ना वो कीटों के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। अब देखिए, कीट परागण हेतु पुष्पों में क्या अनुकूलन मिलते हैं, यानी जिन पादपों में कीट परागण हो रहा है उनके पुष्प की क्या क्या विशेषताएं होगी, उनमें क्या क्या अनुकूलन मिलेंगे, वो मैं लिख देता हूं कि कीट परागित जो पुष्प होते हैं ना उनमें बाह्यदल, दल रंगीन होते हैं भी, बाह्यदल व दल रंगीन होते हैं, और बाह्यदल और दल चमकदार भी होते हैं भी, चमकदार, ताकि जो कीट है वो पुष्पों की ओर आकर्षित हो। और बात, जो पुष्प होता है ना वो गंध युक्त होता है, गंध युक्त यानी स्मेल, और जो गंध है वो कीटों को आकर्षित करती है। दूसरी बात, मकरंद युक्त, मकरंद युक्त। मकरंद क्या है, मीठा तरल होता है, मीठा तरल। ठीक है, मीठा तरल होता है जो पुष्प में बनता है। अब देखिए, कीट परागण में यह जरूरी है कि जो कीट है ना वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प की तरफ जाए, यानी जो कीट है वो एक पुष्प पर बैठेगा फिर वहां से उड़कर दूसरे पुष्प पर जाएगा, तभी परागण होगा। अब यहां पर मेन बात यह है कि यहां पर कोई ऐसी मैकेनिज्म या
ऐसे अनुकूलन होने चाहिए जो कीटों को पुष्प की ओर आकर्षित करे। तो पुष्प में क्या क्या विशेषताएं मिलती है जिसके कारण पुष्प की तरफ कीट आकर्षित होता है, वो मैंने लिखी है कि जो जैसे अगर मान लीजिए कोई बढ़िया पुष्प दिखने में सुंदर है तो अपने भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार जो कीट है, अगर कोई पुष्प कलरफुल है, कलरफुल कौन सा पार्ट होता है, बाह्य दल, दल होते हैं नॉर्मली कलरफुल। तो अगर कोई पुष्प है जिसके बाह्य दल रंगीन है, यानी पुष्प कलरफुल है, चमकदार है, तो कीट उसकी तरफ आकर्षित होगा। अगर उसमें एक गंध आ रही है बढ़िया, तो भी कीट उसकी तरफ आकर्षित होगा। और अगर पुष्प में क्या बन रहा है, मकरंद, और मकरंद क्या होता है, मीठा तरल, और ये क्या होता है, कीटों का भोजन होता है। तो कीट भोजन हेतु यानी मकरंद हेतु कहां पर आएगा या कहां पर बैठेगा, पुष्प पर बैठेगा। तो ये कारण है, ठीक, जिसके कारण जो पुष्प है वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक। अब मान लीजिए कोई कीट पुष्प पर बैठा और फिर परागकण उससे चिपक जाएंगे, और वही कीट उसी जाति के अन्य पुष्प पर बैठेगा, तो हो सकता है कि वो परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। तो ये कुछ बातें भी मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जिन पौधों में कीट परागण होता है, जिन पौधों में कीट परागण होता है, उनके पराग कणों के चारों ओर, जिन पौधों में कीट परागण होता है उनके पराग कणों के चारों ओर एक तेलीय परत मिलती है। भी एक तेलीय परत मिलती है, और तेलीय परत को अपने क्या कहते हैं, पोलन किट। और इस पोलन किट का निर्माण कौन करता है, मैंने आपको बताया था, टेपिटम, ठीक है। और देखिए भी देखिए पोलन किट क्या है, एक तेलीय परत है जो चिपचिपी होती है और परागकण आसानी से कीटों से चिपक जाते हैं, ठीक। द्वारा होता है भी।